हेलो एवरीवन, मैं हुशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो कि एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमको इफेक्ट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। लिस्ट 1 में है विबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लिस्ट 2 में है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी, नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी और पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। तो देखिए, वेबलन इफेक्ट ये रिलेटेड है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन से। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का मतलब होता है एक्सेसिव एक्सपेंडिचर। वेबलन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लग्जरी होते हैं। जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती है, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है और लोग इस पर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी स्टेटस को शो करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया। दूसरा है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट रिलेटेड है नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज से। स्नॉब गुड्स भी क्या होते हैं? लग्जरी गुड्स होते हैं। दूसरा, कंज्यूमर अगर किसी प्रोडक्ट को कम खरीद रहा है तो वो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। थर्ड है बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट ये आपका रिलेटेड है पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज से। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है कि लोग दूसरे को देख करके किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कंज्यूमर्स देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, मान लीजिए प्रोडक्ट पी है, इसकी जो डिमांड है वो अगर मार्केट में ज़्यादा हो रही है तो बाकी लोग भी क्या करेंगे? इसकी डिमांड को बढ़ाएंगे और ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। लास्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड, रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटी। मान लीजिए दो गुड्स हैं, गुड ए है, गुड बी है। तो अगर गुड ए की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाती है तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे? चूंकि गुड ए की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो वो क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट ए की जगह बी को सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे। तो बी की जो डिमांड है वो भी क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं इनका जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक गुड की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो ये पॉजिटिव या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में होता है। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following concepts measures the amount of capital that the firm can give up by using one additional unit of labor and still remains on the same isoquant? Options है diminishing marginal rate of substitution, economic trade-off region, diminishing marginal rate of technical substitution, diminishing marginal utility। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, diminishing marginal rate of technical substitution। तो देखिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये रिलेटेड है आइसोक्वांट से। जैसे इनडिफरेंस कर्व हम देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में, वैसे ही आइसोक्वांट्स हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम देखने के लिए। एक जो आइसोक्वांट कर्व बनाया जा रहा है उस कर्व पे वेरियस कॉम्बिनेशंस हमें पता चलते हैं बाय कंबाइनिंग इनपुट्स को कंबाइन करके वेरियस कॉम्बिनेशंस जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हों। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को ले लिया और वाई एक्सिस पे कैपिटल को। तो ये दो इनपुट्स हैं और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो आइसोक्वांट कर्व है इस पर क्या बताया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 यूनिट्स ऑफ लेबर है, 10 यूनिट्स है, फिर 15 यूनिट्स है। जब हम 5 यूनिट लेबर की लगा रहे थे तब हम 10 यूनिट कैपिटल लगा रहे थे। जब हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर अब क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगी, मान लीजिए 8 हो गई। और फिर हमने लेबर को बढ़ाया तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो और कम हो गई, मान लीजिए 6 हो गई। तो ये दो इनपुट्स हैं, इनके वेरियस कॉम्बिनेशन को बता रहा है जिसके थ्रू सेम आउटपुट प्रोड्यूस होता हो। इसको हम लोग प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, इक्वल प्रोडक्ट कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व के नाम से भी जानते हैं। और यही इस पे कई और आइसोक्वांट कर्व होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आइसोक्वांट मैप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेबर की यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए फर्म को क्या करना पड़ रहा है? जो कैपिटल की यूनिट्स है उसको डिक्रीज करना पड़ रहा है।
अगर आप हमारे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक एडिशनल यूनिट लेबर की बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल गिव अप करना पड़ रहा है। मान लीजिए लेबर है 1 2 3 4 और 5, और जबकि कैपिटल है मान लीजिए पहले 10 थी, 8 किया, 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। ये सभी क्या करेंगे, सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए कि 50 आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप देखिए लेबर की एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने के लिए हमको कैपिटल कुछ ना कुछ गिव अप करना पड़ रहा है। तो ये जो रेट है जितने से हम गिव अप कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी एमआरटीएस क्या है, वो रेट है जो क्या बताता है कि एक इनपुट की एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए हमें जो दूसरा इनपुट है उसकी कुछ यूनिट्स को गिव अप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है फॉर रिमेनिंग ऑन द सेम आइसोक्वांट कर्व। ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर जाने के लिए लेबर की यूनिट्स बढ़ाने के लिए हमको कैपिटल की यूनिट्स को कम करना पड़ता है। इसके अलावा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, कंज्यूमर से रिलेटेड है, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम से एसोसिएटेड है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब का डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस विद रिगार्ड टू प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी। Options है small firms in the industry are allowed to sell all they want at that price. Dominant firm acts as a residual supplier of the commodity. The dominant firm sets the price of the commodity that maximizes its profits. Small firms in the industry behave as price takers, or dominant firm then comes into to fill the market. जो मार्केट लीडर है, जो एनवायरमेंट है, कंज्यूमर्स की डिमांड है, कॉम्पिटिटर्स हैं, इन सब में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सब की बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है उसको कंसिडर करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे प्राइस को मैनेज करता है, क्या स्ट्रैटेजीज लगाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले एक जो डोमिनेंट फर्म है वो प्राइस सेट करती है कमोडिटी का, जो कमोडिटी होगी उसका प्राइस सेट करेगी जिससे से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। इसके बाद जो स्मॉल फर्म्स होती हैं इंडस्ट्री में, वो क्या करती हैं, उनको अलाउ होता है कि वो जिस प्राइस पे चाहें उस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो गैप होता है उसको फिल कौन करता है, जो डोमिनेंट फर्म होती है। इसके बाद ये क्या करेगी कि वो क्या कर रही है, एज अ रेसिडुअल सप्लायर एक्ट करती है। जो भी डोमिनेंट फर्म है वो क्या होगी, एज अ रेसिडुअल सप्लायर एक्ट करेगी। और एट लास्ट स्मॉल फर्म्स क्या है, वो बिहेव करती हैं एज अ प्राइस टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शंस हैं, द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर. This type of price discrimination is most likely to occur in manufacturing industries. Third, the firm must be able to keep the two markets separate. Or fourth, the price elasticity and demand for the commodity must be different in the two markets. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, दो कंज्यूमर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना फॉर द सेम गुड्स। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्रीज में होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने बायर्स को 2 या 2 से अधिक सब मार्केट्स या ग्रुप्स में डिवाइड करता है और हर ग्रुप से डिफरेंट प्राइस को चार्ज करता है। इसीलिए थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को ग्रुप प्राइसिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अप्लाई नहीं होता है। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement is most relevant to the substitution effect? ऑप्शंस है, in the real world substitution effect is much larger than income effect.
दूसरा है मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबल सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड है इन रियलिटी द इनकम इफेक्ट रिप्रेजेंट्स इट्स प्रीडोमिनेंस ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और लास्ट है सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। तो हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, कंज्यूमर है वो दो गुड्स का कंजम्पशन कर रहा होता है। उस केस में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ जाती है, यानी एक प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव हो जाता है, तो जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट होता है, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, कंज्यूमर उसकी डिमांड को इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो प्रोडक्ट वो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा था उसकी प्राइस अब इंक्रीज हो गई है, तो जो सब्स्टिट्यूट है उसका या अल्टरनेटिव गुड है उसकी डिमांड को वो ज्यादा करने लगता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड। दूसरा क्या है, इनकम इफेक्ट है। प्रोडक्ट की प्राइस अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट है वो 50 रुपए का पहले मिलता था, अब अगर उसका दाम 40 रुपीज हो गया है, तो सेम क्वांटिटी जो कंज्यूमर पहले 50 रुपए में खरीदता था अब 40 रुपए में खरीद सकता है। परचेजिंग पावर 10 रुपए से इसकी इंक्रीज हो गई है कि अब इस प्रोडक्ट की जिसको ये कंजम्पशन कर रहा था, अब ये इसका ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है विद द सेम अमाउंट। तो जो इनकम इफेक्ट है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर की जो अर्निंग है वो चेंज हो जाए, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जा रही है तो जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि इनकम इफेक्ट वीकर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कंज्यूमर जनरली अपनी जो इनकम होता है उसका बहुत स्मॉल पार्ट ही एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्चा करता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को क्यों कहा गया है कि वो स्ट्रॉन्गर है इनकम इफेक्ट से? क्योंकि हमेशा ही एक कंज्यूमर इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर देता है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को। कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपेंसिव है तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको जो इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा या सस्ता प्रोडक्ट होगा कंपैरेटिवली उससे सब्स्टिट्यूट कर लेता है। लेकिन इनकम इफेक्ट तभी पॉजिटिव रहता है जब गुड्स सुपीरियर हो। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। गुड्स अगर सुपीरियर क्वालिटी के होंगे तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करेगी, तो वो गुड्स की जो डिमांड है उसको भी इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर सुपीरियर क्वालिटी के नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी के हैं, तो उस केस में क्या होगा कि इनकम बढ़ने पर जो डिमांड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। बिकॉज कंज्यूमर क्या करेगा, मान लीजिए दो गुड्स हैं, टी है और कॉफी है। अगर टी की प्राइस जो है वो बढ़ रही है तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा कि जिस गुड की प्राइस बढ़ गई है वो क्या करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा दूसरे गुड से। तो अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। इन रियल वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली which is also applicable to monopoly firms. ऑप्शंस हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट्स। दूसरा है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट। थर्ड है, लार्ज फर्म्स में ओन अ पेटेंट फॉर द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। और फोर्थ है, न्यू फर्म्स हैव चांसेस टू विन कस्टमर लॉयल्टी। तो देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कोई सोर्स नहीं है ओलिगोपोली या मोनोपोली क्रिएट करने का, बल्कि ये क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है, या फिर आप कह सकते हो कि एक रिजल्ट है ऑफ ओलिगोपोली और मोनोपोली। अगर फर्म की मोनोपोली है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी, यानी वो ज्यादा बेनिफिट अर्न कर सकती है। दूसरा क्या है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट। तो देखिए चाहे मोनोपोली हो चाहे ओलिगोपोली हो, दोनों के केस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप की जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। जो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं या स्पेशलाइज्ड इनपुट्स हैं, ये क्या क्रिएट करती हैं, बैरियर क्रिएट करती हैं बाकी फॉर्म्स की एंट्री या एग्जिट पर।
क्योंकि अगर कोई भी फर्म को एंटर करना होगा तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थर्ड है, लार्ज फर्म्स मे ओन अ पेटेंट फॉर द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। मोनोपोली बनाने के लिए जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या कर सकता है, पेटेंट राइट्स ले सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे क्या होगा, चूंकि वो राइट एक्सक्लूसिवली उसके पास होगा तो सिर्फ वही उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। और ओलिगोपोली के केस में भी क्या होता है कि जो फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं वो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस पर एक्सक्लूसिव राइट्स यानी कि पेटेंट करवा सकती हैं। इससे क्या होता है कि उनको एक लीगल बैक मिल जाता है उस प्रोडक्ट या सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट, न्यू फर्म्स हैव चांसेस टू विन कस्टमर लॉयल्टी। चाहे मोनोपोली हो या ओलिगोपोली हो, उनके केस में क्या होता है, एक चैलेंज की तरह कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ये एक थ्रेट की तरह है कि नई जो फॉर्म्स होंगी उनके पास एक चांस हो सकता है कि वो कस्टमर की लॉयल्टी को जीत सके, कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज कर सके। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो इस केस में मोनोपोलिस्ट ज्यादातर क्या कर सकते हैं कि वो जो अदर फर्म्स हैं जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए वो उनको अक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए तो थर्ड ऑप्शन में भी लार्ज फर्म्स में ओन अ पेटेंट फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, ये अभी आपको ओलिगोपोली में भी मिलेगा और ये आपको मोनोपोली में भी देखने को मिलता है। Huge capital investment and specialized inputs are required to enter market. ये भी आपको दोनों ही मार्केट्स, ओलिगोपोली हो या मोनोपोली, दोनों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए एनटीए ने क्या किया है, सेकंड ऑप्शन को करेक्ट माना है। तो अगर आप सोर्सेज देखेंगे तो आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन भी आपको ऑलमोस्ट दोनों में ही ओलिगोपोली और मोनोपोली में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एज पर आंसर की सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पीवाईक्यूज जो कि एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।